दोस्तों, नेपाल में राजशाही को लेकर के जो लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लेकर के 40 से 50 हजार लोग सड़क पर उतर आए और शायद इन्होंने ये भी बात कहनी शुरू कर दी कि भारत के साथ नेपाल को मिल जाना चाहिए। अब इस चीज़ को लेकर के वहाँ के पीएम शर्मा ओली घबराए हुए हैं और उन्होंने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कुछ चीज़ों का खुलासा करने के भी प्रॉमिस किए जा रहे हैं। देखिए, अगर सिर्फ मान ही लिया जाए कि कल को चल के नेपाल भारत के साथ शामिल हो जाता है, तब भी पाकिस्तान, चीन या फिर कई पश्चिमी देश ऐसा नहीं होने देना चाहेंगे, क्योंकि नेपाल के साथ भारत ने ओपन बॉर्डर पॉलिसी अपनाई हुई है, यानी कि नेपाल के लोग आसानी से भारत में आ सकते हैं, भारत के लोग नेपाल में आसानी से जा सकते हैं। भारत के लिए नेपाल सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सेम भारत सबसे ज्यादा चीजें नेपाल को एक्सपोर्ट करता है जरूरत के हिसाब से, लेकिन पश्चिमी देशों ने समय समय पर पैसा फेंक करके नेपाल के अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की है। पाकिस्तान को मौका मिला, पाकिस्तान ने भी दूसरे देशों से कर्ज लेकर के नेपाल का इस्तेमाल किया। अपने तमाम आतंकी संगठन नेपाल के रास्ते भारत में भेजे जाते हैं। आपने एक चीज और देखी होगी कि जब भी भारत में कोई बड़ा घटनाक्रम देखने को मिलता है, तब भी लोग नेपाल के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एयरपोर्ट्स और तमाम तरीके के उन रूट्स पर भारत सरकार रोक लगा देती है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई बार चाइना ने नेपाल को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया है, उसके बॉर्डर को लेकर के, उनके रिसोर्सेज को लेकर के, और इसी के साथ नेपाल पर इतना ज्यादा दबाव बना गया कि नेपाल ने चाइना के BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद वो अपने इस फैसले से पीछे हटे और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कुछ समय के लिए रोका गया। लेकिन अब नेपाल के प्रधानमंत्री किस खुलासे की बात करें और क्या कुछ चल रहा है भारत नेपाल के बीच, जानते हैं इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेपाल की बात की जाए, नेपाल में इस समय राजशाही को वापस लेकर के बड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं। असल में जो प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, इनके सीधे सीधे लिंक भारत से बताए जाते हैं, और जब भी भारत के अंदर एक हिंदू राष्ट्र की डिमांड उठती है तो नेपाल के लोगों में एक अलग से एनर्जी देखने को मिलती है। और इसके पीछे वजह साफ है, क्योंकि वो लोग अपने आप को भारत से लिंक पाते हैं। आज नेपाल की टोटल पॉपुलेशन को अगर आप खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि नेपाल में 81.19% हिंदुइज्म को फॉलो करने वाली पॉपुलेशन है। सेकंड नंबर पर है बुद्धिज्म को फॉलो करने वाली 8.2%, तीसरे नंबर पर है इस्लाम 5.09, उसके बाद किरात 3.17, क्रिश्चियनिटी 1.7, और फिर लगातार ये नंबर कम होता चला जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नेपाल की 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुइज्म को फॉलो करती है। तो डेफिनेटली जब आपके हित की बात की जाएगी, आपको गर्व महसूस होगा। और इसी चीज को लेकर के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के सैकड़ों समर्थन ने राजधानी में पूर्व राजा का स्वागत किया, एक रैली का आयोजन किया और इसमें 40,000 के आसपास लोग एकत्रित हुए थे। वैसे भी नेपाल के पास ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है और ऐसे में 80% पॉपुलेशन जो कि भारत की तरफ अपना झुकाव देखती है और 40 से 50 हजार लोग सड़क में उतर करके एक राजा का सपोर्ट करते हुए देखने मिले, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री को घबराहट हो सकती है। लेकिन इस चीज का इल्जाम सीधे सीधे भारत पर लगाना ये ठीक नहीं है। और ये सब देखने के बाद प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने दावा किया है कि भारत ने देश में राजशाही समर्थक आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि ओली ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की कसम खाई है। बताया जा रहा है कि ओली ने यह टिप्पणी 3 दिन पहले सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बीच में कर दी है। बैठक में मौजूद पार्टी के जितने भी बड़े अधिकारी थे, उन्होंने साफ शब्दों में इंडियन एक्सप्रेस को ये सारी डिटेल्स बताई। ओली के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को गिरफ्तार कराने की कसम खाई। पार्टी सदस्य के अनुसार ने यह भी कहा कि बुधवार को संसद में भारत की आंदोलन और उसकी भूमिका को बेनकाब किया जाएगा। इससे पहले रविवार को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने गोरखा स्थित कामना मंदिर में पूजा अर्चना की और उनका स्वागत देखने को मिला। और कुछ पुराने रिश्तों की बात की जाए तो भारत और नेपाल के बीच संबंध आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समताएं हैं, खासकर हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव दोनों देशों के अंदर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात की जो भाषाई निकटता है वो देखने को मिलती है। हिंदी और नेपाली में बहुत हद तक समानता देखने को मिलेगी। खुली सीमा है दोनों देशों के बीच, जो लोग हैं उनमें आपस में जुड़ाव है। और 1950 की मैत्री संधि की जाती है, जिसे अब औपचारिक रूप दिया जा चुका है, जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश के अंदर बिना वीजा के यात्रा और काम कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के अंदर करीब 60 लाख नेपाली नागरिक रहते हैं और काम करते हैं, जबकि नेपाल में सिर्फ
6 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और ये बात तो आप जान रहे हो कि नेपाल में साल 2008 में राजशाही के अंत के बाद राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। 2015 में नए संविधान को लागू होने के बाद भी मधेसी और जनजातीय समुदाय ने विरोध कर सरकार को चुनौती देना शुरू कर दिया है। मार्च 2025 तक की डिटेल्स आपको बताएं तो नेपाल में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड की माओवादी केंद्र सरकार के बीच गठबंधन टूटने की खबर फिर से बननी तेज हो चुकी है। लोग बड़े पैमाने पर राजशाही का समर्थन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में एक व्यक्ति का समर्थन करना डेफिनेटली इससे कई चीजों का खुलासा होता है। अब इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। पहली चीज कि वो लोग भारत से अपने आप को लिंक पाते हैं, ये एक इमोशनल टच हो सकता है। और दूसरी चीज आर्थिक संकट। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जो कि टोटल पॉपुलेशन की 76% हिस्से को रोजगार देती है। इसके अलावा नेपाल अपने पर्यटन और रेमिटेंसेस पर निर्भर है। विश्व बैंक के 2023 के आंकड़ों के अनुसार नेपाल की जीडीपी लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर है। प्रति व्यक्ति आय करीब $1300 और भारत से आयात पर निर्भरता करीब 60% है, यानी कि जो चीजें नेपाल इस्तेमाल करता है उसका 60% हिस्सा भारत की तरफ से पूरा किया जाता है। भारत नेपाल को बिजली एक्सपोर्ट करता है, जिसमें करीब 450 मेगावाट की बिजली है और समय समय पर हम इसे बढ़ाने की बात करते रहते हैं। इसी के साथ नेपाल के अंदर बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है। नेपाल के अंदर करीब 21% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। लेकिन भारत और नेपाल के रिश्ते कुछ ऐसे रहे हैं जिसे सालों साल तक भुलाया नहीं जा सकता। सबसे स्पेशल चीज कि नेपाली गोरखास बहुत लंबे समय से इंडियन आर्मी में सर्व करते आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 34,000 के आसपास नेपाली सोल्जर्स करंटली 7 गोरखा रेजिमेंट्स के अंदर हैं। लेकिन बताया जाता है अग्निपथ स्कीम की वजह से जो रिक्रूटमेंट है उसमें काफी बड़ा पॉज देखने को मिला। लेकिन ये सैनिक भारतीय सेना की इतनी बड़ी ताकत है जिसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दिखने में भले ही आपको ताकतवर ना लगे, लेकिन बड़े से बड़े किसी भी दुश्मन सैनिक को आसानी से चटपट खत्म कर सकते हैं। एक और प्रभाव पड़ रहा है नेपाल के ऊपर और वो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि चीन की। चीन लगातार नेपाल के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। नेपाल पर दबाव बनाया जाता है। नेपाल के ही जो संगठन से मिली हुई सरकार है या फिर मिली जुली सरकार कहें, उनके लोगों को हनी ट्रैप में फंसाया जाता है। नेपाल में मोटा पैसा भेज करके लोगों को अपनी तरफ घसीटने की कोशिश की जाती है और वो सब कुछ जो किसी भी देश के अंदर अनस्टेबिलिटी करने के लिए किया जा सकता है, चीन हमेशा से करता आया है। और रिसेंटली हमने एग्जांपल देखा साल 2022 में जब नेपाल के नए नक्शे में काला पानी, टिपू लेक और लिम्पियोधरा को शामिल करने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। शायद उतना बड़ा तनाव नहीं था जिसका समाधान ना निकाला जा सके। आगे चल के इसका समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन आज जरूरत है नेपाल को एक अच्छे साथी की ताकि अनस्टेबिलिटी ना हो सके। अब देखते हैं कि आने वाले समय में नेपाल के प्रधानमंत्री इस मुद्दे को किस तरीके से हाईलाइट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और क्या कुछ जवाब आता है भारत की तरफ से, क्योंकि किसी भी देश के अंदर अगर किसी दूसरे देश के मुख्यमंत्री की तस्वीरें लेकर के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति सीधे उनके साथ लिंक हो। इसके पीछे लोगों की अपनी मानसिकता हो सकती है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत को ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।